पवन यार, मेरी तो बर्बादी फिक्स हो गई। अरे क्यों भाई, क्या हुआ? अगले महीने शादी है। अरे वाह, बधाई हो यार, ये तो बड़ी अच्छी बात हुई। हाँ राहुल भैया, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? शादी तो शादी होती है, चाहे लव हो या अरेंज, है ना पवन? बिल्कुल जान, पर हमारा तो पहली नजर का प्यार था। कॉलेज कैंटीन, वो केचप की बोतल। अरे छोड़ो ना उस बात को। अरेंज मैरिज भी ठीक रहती है, पर सच कहूं, जब तुम खुद चुनते हो तो हर छोटी छोटी आदत, हर इशारा एक धुन बन जाती है दिल में। जैसे पवन को मेरी छोटी सी खर्राटे लेने की आदत, मुझे उसकी चाय की पसंद, सब कुछ इतना स्पेशल लगता है। तो तुम लोग क्या कहना चाहते हो? अरेंज में ये सब नहीं होता? यार ऐसा नहीं है, पर अब लव मैरिज में तो तुम एक दूसरे की सोल हो, बिना किसी दबाव के, बस एक अलग ही लेवल का कनेक्शन होता है जैसे हमारा है ना जान? बिल्कुल, वो कहते हैं ना सोलमेट, वो सच है। राहुल का दिल एक अजीब सी जलन से भर गया। उसकी नजरें उन तस्वीरों पर टिक गई जहां पवन और नीतू एक दूसरे को किस या हक कर रहे थे। उसे दिल में अजीब सा फील हुआ। तो मतलब अरेंज्ड मैरिज बस एक फॉर्मेलिटी है, एक समझौता? अरे नहीं यार, पर लव मैरिज तो एक ख्वाब की तरह होती है। रोमांस, पैशन, अंडरस्टैंडिंग, सब कुछ। और मेरी शादी तो एक डरावने सपने की तरह लग रही है, एक अजनबी औरत के साथ। अरे चिल, सब सही होगा। कुछ हफ्ते बीते, राहुल की शादी प्रिया से हो गई। वो उसके लिए बस उसके घर की बहू थी, जिसे उसने नहीं चुना था। उसकी नजरों में प्रिया सिर्फ एक अरेंज्ड वाइफ थी। हे भगवान, पता नहीं मेरा वैवाहिक जीवन कैसा होगा। जैसा भी हो, लव मैरिज जैसा तो नहीं हो सकता। राहुल और प्रिया का घर आज भी शादी के रंगीन कागजों और फूलों की मालाओं से सजा हुआ था, लेकिन राहुल के चेहरे पर कोई रंग नहीं था। वो सोफे पर टंगे अपने बड़े बड़े फोटो को देख रहा था, जहां वो बस एक स्टैच्यू की तरह खड़ा था। तभी, अरे भाई, अब तो जिंदगी में रंग आ गए होंगे। हमारी नई दुल्हन इतनी प्यारी है, अब तो आप ही उनके गुलाम बन गए होंगे देवर जी, है ना? हाँ भैया, कब से देख रही हूँ, तुम तो बस भाभी के चक्कर में घूम रहे हो। कहो, कितनी बार गुड मॉर्निंग बोला आज? अरे छेड़ो मत उसे। पर सच कहूं बेटा, अब तो तुम्हारी भी जिंदगी पूरी हो गई। एक पत्नी मिल गई जो तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखेगी। हाँ बिल्कुल, बहुत मजा आ रहा है। प्रिया, वो पौधों को पानी दे दो, मुरझा रहा है। प्रिया जो ये सब सुन रही थी, उसका दिल एक अजीब उम्मीद से धड़क रहा था। उसने सोचा शायद कुछ रोमांटिक करने से बात बने। वो चुपके से बाहर आई और ताजे गुलाबों का एक छोटा सा गुलदस्ता लेकर आई, जैसे कोई गर्लफ्रेंड सरप्राइज दे रही हो। राहुल, ये लीजिए, आपके लिए। बस यूं ही। क्या है? फूल? यार रख दो टेबल पर, मुझे फूलों से एलर्जी है, पता है ना। अरे यार, तुम्हें कैसे पता होगा? हमारी तो अरेंज मैरिज हुई है, लव मैरिज वालों को सब पहले से पता होता है। ओ, माफ कीजिए, मैं इसे कहीं और रख देती हूँ। अच्छा, मुझे अभी ऑफिस का कुछ जरूरी काम है। राहुल बिना उसे देखे वहां से निकल जाता है। शायद सचमुच बहुत काम है, नया नया जॉब भी है उनका। प्रिया का दिल थोड़ा भारी हुआ। तभी दरवाजे की घंटी बजी। गौरव, किरण का पति, हाथ में एक शानदार गिफ्ट हैम्पर लिए खड़ा था। किरण, आए किरण, देख तो तेरे लिए क्या लाया हूँ। तेरा फेवरेट ब्रांड का परफ्यूम और चॉकलेट्स। ओह अरे वाह, तुम्हें याद था। लव यू सो 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 मच। चल, पुराने हो गए क्या? अभी भी वही जोश है, तेरे लिए कुछ भी ला सकता हूँ, बस एक पप्पी दे दे। क्या? देखो बच्चों, ये है असली शादीशुदा जोड़ा, सालों बाद भी प्यार बरकरार। किरण, जैसी पत्नी हो तो प्यार बरकरार क्यों नहीं रहेगा भला? और इनकी जैसा पति। अच्छा अच्छा ठीक है, अब एक दूसरे के कसीदे पढ़ना मत शुरू कर दो। प्रिया कोने से यह नजारा देख रही थी। उसकी आंखों में एक टीस सी उठी। उसने हिम्मत करके राहुल से पूछा, राहुल, आप मेरे लिए कुछ लाए हो क्या? जैसे गजरा या इत्र, बस। गजरा? अरे कौन से जमाने में जी रही हो जो गजरा लगाओगी? और भला कौन याद रखे इस ऑफिस की भागदौड़ में? बहुत थक गया हूं मैं। माँ, चाय बना दो ना। अरे बेटा, अब तेरी पत्नी आ गई है, उससे कह दे बना देगी। माँ का पीछा छोड़ दे, वरना बहू कहेगी यह लड़का तो मम्माज बॉय है। और बहू तो चाय बना भी चुकी होगी, है ना बहू? जी माँ जी, मैं बना चुकी थी, ये लीजिए। अरे ठंडी लग रही है, चलो कोई बात नहीं। प्रिया के हाथ से चाय का कप लेते समय राहुल का हाथ उससे बिल्कुल नहीं टकराया।
वो एक अदृश्य दीवार से अलग थे। ये इतने ज्यादा बोरिंग क्यों है? मुझे कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन ऑफिस में राहुल के कलीग प्रियम ने उसे छेड़ते हुए कहा, ए राहुल, तूने बताया भी नहीं भाभी जी कैसी है? कोई फोटो वोटो दिखा, सुना है बहुत सुंदर है। हाँ यार ठीक ही है, बाकी सब तो वही है। तुझे तो पता है अरेंज मैरिज में क्या होता है। अरे छोड़, ये रिपोर्ट देख जरा। तभी राहुल का फोन बजा। प्रिया कॉल कर रही थी, लेकिन राहुल ने फोन उठाने के बजाय उसका फोन इग्नोर करते हुए फोन को साइलेंट कर दिया। अरे तेरी वाइफ का कॉल है, उठा ना, कहीं कोई इमरजेंसी तो नहीं? अरे क्या इमरजेंसी होगी, धनिया मिर्ची मंगा रही होगी और क्या। अरेंज मैरिज यार, ये सब चलता रहता है। रिश्ता ही कहाँ समझने बूझने का, बस एक सेटलमेंट है। ओह ठीक है। राहुल का फोन उसके बाद भी 2-4 बार बजा, पर उसने ध्यान नहीं दिया। उधर प्रिया बेचारी परेशान हो चुकी थी। पता नहीं क्या हो गया है, फोन क्यों नहीं उठा रहे। आई होप सब कुछ ठीक हो। एक रविवार की सुबह सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। प्रिया बस राहुल के अटेंशन का वेट कर रही थी, जो कि उसे मिल नहीं रहा था। तभी उसकी सास ने ऐसी बात कही जिससे उसका मन खुश हो गया। बेटा राहुल, आज तो छुट्टी का दिन है, प्रिया को कहीं बाहर ले जाओ, शॉपिंग कराओ, फिल्म दिखाओ। अब तक तो एक बार भी बाहर नहीं ले गए तुम। मम्मी जी, मतलब अगर आप कह रही है तो। भैया वो भी कोई बात हुई? नहीं, दुल्हन आए घर में कैद, उसे भी तो हवा लगे। आपको तो हनीमून पर लेकर जाना चाहिए था, पर चलो हनीमून पर नहीं गए तो यहाँ शहर में ही घुमा दो। अरे क्या लाना है बता दो, मैं ला दूंगा। मॉल वॉल जाने की क्या जरूरत है, बल्कि आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना है, जो चाहो घर मंगा लो। क्यों भीड़ में जाना है? अरे कैसी बात कर रहा है तू? पर मैं सोच रही थी हम साथ में बाहर खाना भी खा लेते चलते चलते। मुझे बाहर का खाना पसंद नहीं है, तुम बस लिस्ट बना दो। औरतें शॉपिंग में वैसे भी बहुत टाइम लगाती हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि 4 घंटे शॉपिंग में लगा रहा हूँ, फिर 2 घंटे खाने में। अरे काम कब करूंगा, आराम कब करूंगा? सारा सारा दिन तुम काम करोगे, रात को आराम करोगे, प्यार कब करोगे? अरे चुप रहे राहुल बेटा, थोड़ा तो। हाँ देवर जी, क्या कर रहे हैं आप? मैंने कह दिया ना, मुझे जिम जाना है। राहुल को जो कहना था उसने कहा और वहां से निकल गया। प्रिया की आंखों में आई चमक बुझ कर रह गई। हे भगवान, आखिरकार दिक्कत क्या है? इन्हें कहीं कोई और तो नहीं पसंद? नहीं, ये मैं गलत क्यों सोच रही हूँ। अगले दिन पड़ोसन बिंदिया के बेटे का जन्मदिन था। पूरा मोहल्ला वहां जमा था। अरे राहुल बेटा, तुम अपनी पत्नी के गले में हाथ डालो ना, तुम दोनों का एक प्यारा सा फोटो लेती हूँ। ठीक है, एक फोटो। शादी के ढेर सारे फोटो हो गए, अभी क्या जरूरत है? जिसका बर्थडे उस पर ध्यान दीजिए। अरे फोटो कभी कम नहीं पड़ते, बर्थडे तो हो ही रहा है, लेकिन यही तो बर्थडे का मजा है, हमारा भी थोड़ा मजा होना चाहिए। तुम्हें छेड़ेंगे नहीं तो मजा कैसे आएगा? अरे नहीं, कोई बात नहीं, रहने दीजिए, इनका मन नहीं है ना। यार एक फोटो में क्या जाता है, देख मेरे और किरण के। माफ कीजिए, मुझे एक जरूरी कॉल करना है। अजीब लड़का है। राहुल अपनी बात बोलकर फिर से निकल चुका था और प्रिया वहां खड़ी रह गई। उसे बहुत ज्यादा अपमानित महसूस हो रहा था, जैसे पूरी महफिल उस पर हंस रही हो। उसकी आंखें भर आई। वो बिना कुछ खाए पिए घर लौट आई। अगले दिन उसने अपनी सहेली को फोन लगाया। नीतू, वो कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगता है शायद वो ये शादी ही नहीं करना चाहते थे, मजबूरी में कर ली है। कहाँ फंस गई हूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए प्रिया, कुछ लड़के शर्मीले होते हैं, तो हार मत मान, उसकी पसंद का कुछ कर, पता कर उसे क्या पसंद है। ठीक है, तू कहती हो तो ये ट्राई भी कर लेती हूँ। प्रिया ने हौसला बंधाया। उसने चित्रा से पूछा, मम्मी जी राहुल जी को क्या पसंद है? कुछ खास नहीं, पर हाँ खाने का बहुत शौक है। बिरयानी मुंह में पानी ला देती है उसके। क्यों? उनके लिए कुछ अच्छा करने का सोच रही थी बस। प्रिया ने दोपहर से ही किचन में डेरा डाल दिया। उसने बिरयानी ऐसे बनाई जैसे उसकी शादी इसी पर टिकी हो, नहीं तो तलाक हो जाएगा। शाम से वो इंतजार करने लगी, पर घड़ी की सुइयां चलती गई। 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। राहुल ना तो आया न फोन उठाया। हे भगवान, ये कहाँ रह गया आज? बिरयानी तो बिल्कुल ठंडी होती जा रही है। आखिरकार रात के 11 बजे दरवाजा खुला। आ गए आप? मैंने बिरयानी बनाई थी आपके लिए। आपको कितने फोन भी लगाए, लेकिन आपने फोन ही नहीं उठाया, और ना आज आप टाइम पर आए। मैं दोस्तों के साथ खा चुका हूँ, सुबह बता देते तो शायद ना खाता। पर आपने फोन भी नहीं उठाया,
और आप तो कहते हैं बाहर का खाना पसंद नहीं है। क्या वही बात रिपीट कर रही हो? फोन नहीं उठाया, ये नहीं किया, मेरी जासूसी कर रही हो? दिमाग खराब मत करो, मुझे सोना है। पर मैंने पूरी दोपहर। अरे बस, बंद करो ये नाटक। वो कमरे में जाकर दरवाजा जोर से बंद कर देता है। प्रिया वहीं फर्श पर बैठकर रोने लगती है। चित्रा, किरण और गौरव ये सब देख रहे थे। राहुल को ये नहीं करना चाहिए था। बाकी सब ठीक है, लेकिन बहू का दिल तोड़ दिया उसने आज। ये गलत है। खैर क्या कर सकते हैं, इन दोनों का मामला है, यही समझे। राहुल का मन भारी था। पवन और नीतू का घर अब उसे एक म्यूजियम की तरह लगने लगा था, जहां वो खुद का अधूरा चित्र देखता था। आखिरकार वो पवन के घर अपनी सिचुएशन शेयर करने पहुंचा। यार पवन, तुम समझ नहीं सकते, ये अरेंज मैरिज कोई जिंदगी है? एक अजनबी औरत, उसके लिए जिम्मेदारियां, क्या यार। राहुल तू ठहर, तू खुद ही दीवार खड़ी कर रहा है। प्रिया तेरी पत्नी है, कोई मेहमान तो नहीं है। थोड़ा उसे तवज्जो दे, उसकी भावनाओं को। अरे भाई, तुम लव मैरिज वाले हो, तुम्हें क्या पता? तुम्हारे पास तो वो कनेक्शन है ना, वो पहली नजर का प्यार। हमारी तो पहली नजर ही जयमाल के समय हुई थी। ये अरेंज मैरिज अलग चीज होती है। यार शादी चाहे जैसी भी हो, रिश्ता तो तुम्हें ही निभाना है। प्रिया तेरे लिए इतना कुछ कर रही होगी। छोड़ यार, तुम नहीं समझोगे। तुम्हारी तो शादी एक रोमांस नॉवेल है और हमारी एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट। चल, मुझे जाना है। पवन निराश होकर देखता रह गया। राहुल वापस लौट गया। अगले दिन घर के हॉल में, मम्मी जी आपकी चाय। छी, ये क्या बनाई है? ना चीनी है ना पत्ती का स्वाद। क्या पानी उबाल कर दे दिया? मुझे बीमार करेगी क्या? पर मम्मी जी मैंने ठीक ही तो बनाई है, आपने कहा था कम चीनी। तुम्हें सीखना होगा। और अब रो क्यों रही है? हैं? किसके सामने रोकर दिखाएगी? अपने पति के सामने? वो तो तेरी एक सुनता नहीं है। ये शब्द राहुल के कानों में पड़े, जो सोफे पर लैपटॉप लिए बैठा था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर रुकी, फिर चलने लगी। प्रिया रोती हुई किचन में वापस गई और दूसरी चाय बनाने लगी। फिर शाम को डिनर टेबल पर सब लोग खा रहे थे। प्रिया अपनी प्लेट लेकर आई और बैठने वाली थी कि अरे तुम्हें क्या जरूरत है यहाँ बैठने की? अभी बड़े लोग खा रहे हैं ना। मैंने देखा है, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती। जेठ के साथ बैठकर खाना खाओगी? लेकिन रोज तो खाती हूँ, आज क्या हो गया? यही तो बात है, मैं सोचती थी समझ जाओगी, पर तुम्हारे पास तो अकल है नहीं। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। वो बिना कुछ खाए चली गई। राहुल ने देखा। उसने मन ही मन सोचा, इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, पता नहीं भाभी को क्या हो गया। इसी तरह अगले दिन पायल शुरू हो गई। भाभी मेरी लिपस्टिक वापस क्यों नहीं की? 1 हफ्ता हो गया है। अरे तुमने ही तो दी थी, कहा था जब मन हो वापस कर देना। हाँ, तो ये मन कब होगा आपका? वापस दीजिए। बुरा लगा? किससे शिकायत करेंगी? अपने पति से, जो आपकी सुनता तक नहीं है। रुकी, मैं 1 मिनट में ला कर देती हूँ। राहुल कोने में बैठा ये सब सुन रहा था। उसकी भौहें तंग गई, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। ये लोग पगला गए क्या? बेवजह उसके पीछे पड़ गए। फिर रात में कमरे में सन्नाटा था। राहुल की सांसों और प्रिया के रोने की दबी हुई सिसकियों की आवाज आ रही थी। बस राहुल से रहा नहीं गया। आखिरकार उसने कहा, क्या बात है, क्यों रो रही हो? आपको क्या मतलब, कोई कुछ भी कहता रहे। आपने तो अपनी आंखों के सामने सब कुछ देखा, लेकिन आपको कोई परवाह ही नहीं है, तो बस चुपचाप सो जाइए। ठीक है। प्रिया ने रोना बंद किया। उसके दिल में एक छोटी सी चिंगारी सी जली। कम से कम उसने पूछा तो। शायद कल सुबह कुछ अलग हो। लेकिन अगले दिन सुबह ही, भाभी ये दूध क्यों उबाला? मुझे ठंडा दूध पीना था। आपको कुछ याद नहीं रहता क्या? इतनी छोटी सी बात भी। मैं भूल गई, माफ करना। हर बार यही बहाना। मम्मी देखो ना यार। बेटा तू ठीक कह रही है। प्रिया ध्यान रखा करना। राहुल ये सब चुपचाप देख रहा था। उसकी भौहें तन गई। लंच के बाद उसने प्रिया को अकेले में पकड़ा। तुम ऐसे काम क्यों करती हो जिसे तुम्हें सुनना पड़े? मैं क्या करूं? मैं तो वही करती हूँ जो मुझसे हो पाता है। पायल गरम दूध ही पीती है। आज पता नहीं उसे क्या हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन उस शाम जब रोटी थोड़ी देर से बनी तो किरण ने बवाल खड़ा कर दिया। ये क्या माजरा है? इतनी देर से रोटी? सबका पेट भूख से जल रहा है। तुम्हारे हाथ पैर तो है ना? ये दिमाग भी काम नहीं करता। 2 मिनट दीदी। तुम्हारा पति तो कुछ कहने वाला है नहीं, तो मन मर्जी करती फिरोगी क्या? ये सुनते ही राहुल से अब रहा नहीं गया। वो चिल्ला पड़ा, क्या हो रहा है यहाँ? आप लोग ये क्या कर रहे हैं? तुम्हें क्या मतलब? ये रोज का है। मैंने भी देखा है, प्रिया सारे काम समय से करती है, फिर भी आप लोग उसके पीछे पड़े रहते हैं। अरे आज तक तुम्हें तो कुछ मतलब था नहीं, आज क्या हो गया भाई?
हाँ भाई, आज इतनी फिक्र क्यों? क्योंकि ये मेरी पत्नी है। आज के बाद इसे कोई कुछ नहीं बोलेगा, समझे? उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। प्रिया की आंखें डबडबाए, लेकिन अब वो आंसू डर के नहीं, एक अजीब सी राहत के थे। उससे राहुल का हाथ पकड़ा। राहुल शांत हो जाइए, कोई बात नहीं। बस हो गया, काम खत्म। क्या? अरे हम तीनों नाटक कर रहे थे ताकि तुम्हें समझ में आए कि ये तुम्हारी पत्नी है और तुम्हें इसका ख्याल रखना है। हर रोज तुम्हारे सामने हम इसे ताने देते, दबाते, और तुम बस काम में घुसे रहते। आज हमने जानबूझकर ज्यादा बोला ताकि तुम्हारा दिल पसीजे। यार, लव मैरिज हो या अरेंज्ड, पत्नी की इज्जत तो अपने आप में होती है, समझ गया ना? राहुल सबकी ओर देखता रह गया। फिर उसने प्रिया की ओर देखा, जिसकी आंखें अब पूछ रही थी, हैरान थी, माफी मांग रही थी। उसने एक लंबी सांस ली और प्रिया का हाथ अपने हाथ में ले लिया। ये पहली बार था जब उसने जानबूझकर अपनी इच्छा से उसका हाथ छुआ था। आई एम सॉरी, अब चुप हो जाओ। कोई बात नहीं, अब नहीं रोऊंगी, कभी नहीं रोऊंगी। उन लोगों का मिशन सक्सेसफुल हो चुका था और राहुल को ये रियलाइज हो चुका था कि अरेंज मैरिज में भी प्यार होता है, बस वो धीरे धीरे पनपता है। चलो, सबके लिए आलू के पराठे बना दिए हैं, माँ जी के लिए दलिया चढ़ा दिया है, और अब जल्दी से घर में झाड़ू और पोछा कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं भी अपने घर जाऊंगी, वरना बहुत ज्यादा समय लग जाता है मुझे घर पहुंचने में, और मेरा मर्द मुझ पर गुस्सा करता है। लक्ष्मी ये बोलकर अब घर का झाड़ू पोछा करती है और वो उसके बाद वहां से निकलने ही लगती है कि तभी उसकी बड़ी मालकिन आती है और उससे कहती है, लक्ष्मी, अगर जा रही है तो जरा मुझे एक कप चाय बनाकर पिला जा। तू जानती है कि जब तक तेरे हाथों से चाय ना पीऊं तब तक मेरे सर का दर्द खत्म नहीं होता है। पर माँ जी, मेरा मर्द अभी फैक्ट्री से आता ही होगा, और अगर मैं उसके घर पहुंचने से पहले ना पहुंची तो वो मुझ पर बेकार में गुस्सा करेगा। अरे लक्ष्मी, अगर वो तेरा पति है तो हम भी तो तेरे कुछ लगते हैं ना। जरा एक कप चाय बना दे, थोड़ी ही देर तो लगेगी, ज्यादा देर नहीं लगेगी। अब लक्ष्मी भी सरोज की इज्जत रखने के लिए चाय बनाने के लिए चली जाती है और उसके लिए तेज पत्ती, दूध कम, चीनी ज्यादा और अदरक मारकर चाय बनाकर लाती है और उसे देती है, जिसके बाद वो अपने घर के लिए चली जाती है। जैसे ही वो घर जाती है तो देखती है कि उसका पति मनोज घर आ चुका था और जूते उतार रहा था। और लक्ष्मी, तुझे आज आने में इतनी देर क्यों हो गई? तू जानती है ना कि मुझे आते ही भूख लगती है। मैं लंच भी लेकर नहीं जाता ताकि तुझे ज्यादा मेहनत न करनी पड़े, क्योंकि तू वहां जाकर भी खाना बनाती है, घर का काम करती है और यहाँ भी घर का काम करके थक जाती है। तुझे खाना ना बनाना पड़े इसलिए मैं भूखा जाता हूँ और लंच भी लेकर नहीं जाता। मुझे रात का खाना भी नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा? इतना क्यों बोल रहे हैं जी? दरअसल बात यह है कि आज माँ जी ने मुझे चाय बनाने के लिए बोल दिया था और तब मेरी 7:10 वाली बस छूट गई। अगली बस आई ही 7:45 पर, इसलिए ही तो मुझे आने में देर लग गई। मैं अभी दाल चावल चढ़ा देती हूँ। ठीक है, लेकिन आगे से इतनी देर तक रुकने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी मालकिन को बोल देना कि अगर ज्यादा देर रुकना है तो उसके लिए ओवर टाइम देगी। कैसी बात करते हैं जी? वो घर मेरे लिए मेरे परिवार जैसा है। अब काम ज्यादा करने पर पैसे मांगना तो गलत है ना। अब ये सब आप छोड़िए, मैं अभी आपके लिए दाल चावल बनाकर लाती हूँ और चाय भी बना देती हूँ। लक्ष्मी अब थकी हारी जैसे ही अपने घर जाती है तो अपने पति के लिए खाना बनाने के लिए चली जाती है और थोड़ी ही देर में दोनों पति पत्नी साथ में खाना खाकर सो जाते हैं। दरअसल लक्ष्मी सरोज के घर में पिछले काफी साल से काम कर रही थी। वो उस घर के हर सदस्य के जीने का सहारा थी। लक्ष्मी के बिना कोई भी इंसान ढंग से कोई काम नहीं कर पाता था। अगले दिन जब लक्ष्मी अपने मालकिन के घर काम करने के लिए आती है तो सरोज का पति अनुज दरवाजे पर ही उसे बोलने लगता है, अरे लक्ष्मी, अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना मुझे सरोज के हाथ की चाय पीनी पड़ती। अब जल्दी से मेरे लिए चाय और पोहे बना दो, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है और मैं तो तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था। और जरा मेरे लिए चाय के साथ पराठे बना देना, मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है और मुझे तो लगा था आज तुझे आने में देर हो जाएगी, इसलिए मैं बस नाश्ता बनाने के लिए जा ही रही थी। मालकिन, अभी तो मैं आ गई हूँ ना, रुको थोड़ी देर में सब कुछ बना देती हूँ, और आज सब्जी वाला भी तो आएगा, फिर मैं गली में जाकर सब्जियां खरीद लूंगी। हाँ ठीक है, लेकिन मोल भाव अच्छे से करना, पिछली बार भी तो महंगी सब्जियां लेकर आई थी, हमारे पास पैसे पैर पर नहीं लग रहे हैं, तो थोड़ा पैसों का ध्यान रखा करो। सरोज की बात लक्ष्मी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और रसोई में जाकर अपने मालिक और मालकिन के लिए चाय नाश्ता बनाकर तैयार कर देती है। उसके बाद वो पूरे घर की सफाई करती है कि तभी सब्जी वाला गली में आवाज लगाने लगता है, सब्जी ले लो सब्जी, घिया ले लो घिया,
आलू ले लो, मटर ले लो, ताजा ताजा पालक ले लो, आओ आओ सब्जी ले लो सब्जी। सब्जी वाले की आवाज सुनते ही लक्ष्मी भी अपना सारा काम छोड़कर सब्जियां लेने के लिए पहुंच जाती है। लेकिन जाते हुए उसने गैस पर धीमी आंच पर दूध चढ़ा दिया था और वो अपनी मालकिन को बोल कर जाती है, मालकिन, गैस पर दूध चढ़ा हुआ है और आंच धीमी है, आप दूध का ध्यान रखना, मैं सब्जियां लेकर आती हूँ। सरोज उस समय टीवी में मगन थी। सरोज ने ये बात नहीं सुनी और लक्ष्मी भी सब्जी लेने के लिए नीचे उतर जाती है। सब्जी वाले के पास और भी कई सारी नौकरानियां खड़ी थी जो कि अपने मालिक के लिए सब्जियां लेने के लिए आई हुई थी। भाई, 1 किलो घिया, 1 किलो बैंगन और आधा किलो मटर दे दो और साथ में प्याज और टमाटर भी कर देना। अभी देता हूँ लक्ष्मी दीदी, बस पहले चंपा दीदी की सब्जी दे दो, वो आपसे पहले यहाँ पर खड़ी हुई है। अब सब्जी वाला लक्ष्मी को और बाकी सबको सब्जियां देने लगता है। लक्ष्मी उनसे सब्जी लेकर वापस आने लगती है कि तभी चंपा और राधा उसे रोक देती है और कहती है, अरे लक्ष्मी, तुझे कितनी पगार दे रहे हैं तेरे मालिक? तू जानती है हम सब नौकरानियों ने तो अपनी अपनी पगार बढ़वा ली है। अरे ये लोग तो खून चूसने लगते हैं, काम इतना करवाते हैं और पैसे थोड़े थोड़े देते हैं। मुझे तो वही 12,000 रुपए मिल रहे हैं, अब उसी में खर्च चल जाता है। मेरा पति भी कमाता है और मैं भी कमाती हूँ और अभी तो घर में बच्चे हैं नहीं, लेकिन सास ससुर को गांव भी तो पैसे भेजने पड़ते हैं, तो इसी में गुजारा कर रहे हैं। अरे कैसी बात कर रही है लक्ष्मी, सिर्फ 12,000 रुपए में काम कर रही है तू? तू जानती है कि मेरी तनख्वाह 15,000 है और चंपा, इसको तो 18,000 मिल रहे हैं और तू तो हम दोनों से ज्यादा काम करती है। हम दोनों तो महीने में 8-10 दिन छुट्टी मार लेती हैं, लेकिन तू तो रोज आती है और ज्यादा देर तक रुक रुक कर काम भी करती है। फिर तू इतने पैसे कम क्यों ले रही है? अरे मेरे लिए तो मेरे घर वाले जैसे हैं ये लोग, मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। कभी खाना बच जाता है तो मुझे घर ले जाने के लिए भी देते हैं और जब मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं छुट्टी कर लेती हूँ। ये लोग मना नहीं करते। अब मैं अपने घर में पड़े पड़े भी क्या करूँ, इसलिए काम पर आ जाती हूँ। वो सब तो ठीक है लक्ष्मी बहन, तुझे काम पर आना है, लेकिन कम से कम अपनी तनख्वाह तो बढ़वा ले। बाकी तेरी मर्जी, हमारा काम तो तुझे समझाना था, हमने तुझे समझा दिया। अब चंपा और राधा अपने अपने घरों में काम करने के लिए चली जाती है और लक्ष्मी भी अब वापस ऊपर आती है और आकर देखती है कि सरोज रसोई में खड़ी हुई थी और दूध उबलकर बाहर निकल चुका था। सरोज लक्ष्मी पर ही उल्टा चिल्लाने लगती है, अरे लक्ष्मी, जब सब्जी लेने के लिए जा रही थी तो गैस बंद करके भी तो जा सकती थी ना। देख, सारा चूल्हा गंदा हो गया और दूध बेकार में वेस्ट हुआ, वो अलग। पर मालकिन, मैं तो आपको क्या, तुझे यहाँ काम करने के लिए रखा गया है तो तुझे इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए ना। अभी सारी बातें मुझ पर डालने की जरूरत नहीं है, आगे से ध्यान रखना। लक्ष्मी को ये बात बुरी लगती है। वो जब घर आती है तो अपने पति को सब कुछ बताती है कि कैसे बाकी नौकरानी को ज्यादा तनख्वाह मिल रही थी और उसे कम तनख्वाह में काम करने पड़ रहे थे। अब उसे अच्छा नहीं लग रहा था। मनोज भी लक्ष्मी को कहता है, तेरी दोस्त बिल्कुल ठीक कह रही है, तुझे भी अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए बोल देना चाहिए लक्ष्मी। अरे इतने कम पैसों में तो तू इतना ज्यादा काम करती है, फिर भी अपने मालिक और मालकिन का नाटक, ये तो बुरी तरह से गलत है ना। अब लक्ष्मी ने ठान लिया था कि अगले दिन जब वो अपने काम पर जाएगी तो अपने मालिक और मालकिन को पैसे बढ़ाने के लिए बोलेगी। वो जैसे ही अपने मालिक के घर पहुंचती है तो अपने मालिक और मालकिन के लिए उनके पसंद का खाना बनाकर तैयार करने लगती है और कुछ देर में खाना बन भी जाता है। जब वो लोग खाना खा रहे होते हैं तो लक्ष्मी उनसे कहती है, मालिक, मालकिन, आप मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। 6 महीने से आपने मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाई है और इतने कम पैसों में गुजारा नहीं हो पाता। ये कैसी बात कर रही है लक्ष्मी, अभी कुछ समय रुक जा, दिवाली पर हम तेरी तनख्वाह खुद बढ़ा देंगे। नहीं नहीं मालकिन, एक तो मैं समय से आती हूँ, ज्यादा देर तक रुककर काम करती हूँ और ऊपर से भी आप मेरी तनख्वाह बढ़ाने के लिए ऐसे चिक चिक करती हो। ऊपर से सब लोगों को अच्छी तनख्वाह मिलती है, आप मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, मैं इन पैसों में काम नहीं कर सकती। लक्ष्मी देख, अभी तो हमारा खुद ही हाथ तंग है, हम तेरी तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते। थोड़ा इंतजार कर ले, दिवाली पर हम तेरे पैसे खुद ही बढ़ा देंगे। तो ठीक है मालिक, रहने दीजिए, मैं कहीं और काम देख लेती हूँ। आप भी अपने लिए कोई और नौकरानी देख लीजिए, अब मैं बस यहाँ पर और काम नहीं कर सकती। अनुज और सरोज लक्ष्मी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन लक्ष्मी गुस्से में अपना काम छोड़ देती है और उसी मोहल्ले के अंदर मिस्टर वर्मा के यहाँ काम पर लग जाती है। मिस्टर वर्मा उसे घर के नियम समझाते हैं। देखो लक्ष्मी, हम तुम्हें 15,000 दे रहे हैं, इसलिए काम में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, घर में एक धूल भी नजर नहीं आनी चाहिए और खाना भी हमें बढ़िया चाहिए। हम लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं तो फिर हमें समय पर अपना खाना चाहिए होता है और हमारे घर में खाना भी तोल कर खाते हैं। कोई बात नहीं साहब, आपने जैसा बोला है वैसा ही होगा। लक्ष्मी ने पहले भी घर को बहुत अच्छे से संभाला है,
आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं देगी। मैं कल ठीक 10 बजे पहुंच जाऊंगी। 10 बजे पहुंच जाऊंगी? नहीं नहीं, तुम्हें 8 बजे आना है। तुम 10 बजे आओगी तो कब सफाई करोगी, कब खाना बनाओगी? इस तरह तो तुम्हें 1-2 बज जाएंगे हमें नाश्ता देने में। तुम यहाँ पर 8 बजे पहुंच जाना। लक्ष्मी को 12 की जगह अब 15,000 रुपए मिल रहे थे, इसलिए वो कुछ नहीं कहती और अगले दिन के सुबह 8:10 पर वो वर्मा के यहाँ पहुंच जाती है। जब वर्मा उसे 10 मिनट लेट आते हुए देखता है तो उसे टोकने लगता है। ये क्या लक्ष्मी, तुम्हें बोला था कि समय से आना, तुम आज के दिन भी 10 मिनट लेट आई हो। ऐसे कैसे चलेगा? जब तुम पहले ही दिन लेट आओगी तो कैसे काम करोगी? कैसी बात करते हैं साहब, मैं बस 10 मिनट लेट हूँ। इस बिल्डिंग में आने के लिए मैंने गार्ड को अपना नंबर लिखवाया और उसी में समय लग गया। फिर लिफ्ट इतनी भरी हुई थी कि सीढ़ियां चढ़कर 6ठी मंजिल पर आई हूँ, तभी समय लग गया। अच्छा अच्छा ठीक है, अब ज्यादा बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। जाओ रसोई में जाकर मेरे लिए चीज गार्लिक सैंडविच बना दो और मालकिन अभी सो रही है, जैसे ही वो उठे उनके लिए स्पेगेटी बना देना। लक्ष्मी ने इन खानों का नाम तक नहीं सुना था, लेकिन वो समझदार थी। वो यूट्यूब से सारा खाना बनाने का फैसला करती है और रसोई में पहुंचकर खुद से कहती है, कुछ भी बोलो, लेकिन सरोज मालकिन कभी भी मुझे खाने को लेकर कुछ नहीं बोलती थी। मैं जो भी नाश्ता उन्हें देती थी अपनी पसंद से बना के, वो चुपचाप खा लेते थे। और इन लोगों को तो नाश्ता भी विदेशी चाहिए। मैं रोज अपनी मालकिन के यहाँ 10:30 बजे जाती थी और यहाँ पर मैं 8 बजे पहुंची हूँ तो भी ये लोग चोचले कर रहे हैं। ये तो गलत है। लक्ष्मी अब वर्मा जी के लिए सैंडविच बनाकर तैयार कर देती है। इसके बाद वो मिसेस वर्मा के लिए स्पेगेटी बनाकर उनके कमरे में लेकर जाती है। काजल कॉफी और स्पेगेटी बेड पर ही खाती है। अच्छी नहीं बनाई है तुमने, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम गंवार हो, धीरे धीरे सीख जाओगी। लक्ष्मी को काजल की ये बात बुरी लगती है। काजल उसे ढंग से देखती तक नहीं थी, बात करना तो दूर की बात थी। लक्ष्मी कभी उससे बात करने की कोशिश भी करती तो काजल उसे नजरअंदाज कर देती, लेकिन फिर भी लक्ष्मी एडजस्ट कर रही थी, क्योंकि जहां पहले वो अपने घर 7 बजे पहुंचती थी, वहीं अब वो अपने घर 6 बजे पहुंच जाती थी। लेकिन वो खुश नहीं थी। ऐसे ही एक दिन जब वो घर आई तो उसके चेहरे की उदासी देखकर मनोज उससे सवाल करता है, लक्ष्मी, अब तो तुम 1 घंटा पहले आ रही हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी नहीं है। यहाँ पर तो तुम्हें तनख्वाह भी ज्यादा मिल रही है, लेकिन तुम बहुत उदास रहती हो। कोई बात नहीं मनोज जी, नई जगह है ना, शायद इसीलिए धीरे धीरे आदत हो जाएगी। दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी उनकी पड़ोसन आकर दरवाजा खटखटा देती है। लक्ष्मी दरवाजा खोलती है तो पड़ोसन न्योता देने लगती है। लक्ष्मी, अच्छा हुआ तुम मिल गई। मैं दोपहर में भी आई थी तुम्हें न्योता देने के लिए, लेकिन फिर याद आया कि तुम तो काम पर जाती हो, इसलिए तुम्हारे लिए ही स्पेशल आई हूँ। कल मेरी बहू के बच्चे की गोद भराई है, इसीलिए तुम समय से आ जाना। कल शाम के 8 बजे का फंक्शन रखा है। ठीक है बहन, मैं जरूर आऊंगी। लक्ष्मी ये बोलकर दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन उसके पास पहनने के लिए अच्छी साड़ी नहीं थी। अगले दिन जब वो अपनी मालकिन के पूरे घर की सफाई कर रही होती है तो उसकी नजर काजल की अलमारी पर जाती है। जहां वो देखती है कि काजल अपनी अलमारी सजा रही है, तब लक्ष्मी हिम्मत जुटाकर पूछती है, मालकिन, आपकी कोई पुरानी साड़ी जो आप नहीं पहनती हैं वो मुझे दे दीजिए। आज मेरी पड़ोसन के घर पर एक छोटा सा फंक्शन है तो मेरे काम आ जाएगी। वैसे भी तो आप ज्यादातर जीन्स टॉप और पजामा शर्ट ही डालती हो। नहीं नहीं, तुम पागल हो क्या? अरे तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं अपने पहने हुए कपड़े तुम्हें दूंगी? तुम यहाँ काम करने आती हो और तुम्हें उसकी तनख्वाह मिलती है, तो सिर्फ उसी से मतलब रखो। मेरे कपड़ों और मेरी अलमारी पर नजर डालने की जरूरत नहीं है, समझी? ये बात सुनकर लक्ष्मी की आंखें भर आती हैं, पर लक्ष्मी कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वो समझ गई थी कि उसे यहाँ सिर्फ काम से मतलब रखना चाहिए। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन जब लक्ष्मी को थोड़ा बुखार था तो उसे काम पर आने में देर हो जाती है। जैसे ही वो काम पर आती है तो काजल रो रही थी और मिस्टर वर्मा भी पास में खड़े हुए थे। लो, आ गई मैडम। हो ना हो, इसी ने मेरी सोने की अंगूठी चुराई है। कुछ दिन पहले भी इसको अपनी पड़ोसन के घर फंक्शन पर जाना था तो ये मेरी साड़ी पर नजर जमाकर बैठी थी। मालकिन, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपकी अंगूठी क्यों चुराऊंगी? मैं कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं कर सकती। देखो लक्ष्मी, मैं जानता हूँ कि अक्सर नौकरानियां गरीबी के चलते ऐसी गलती कर देती हैं। अगर तुमने गलती की है तो एक्सेप्ट कर लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। साहब, मैं अपने पति की कसम खाकर कह रही हूँ, मैंने कोई अंगूठी नहीं चुराई है। मालकिन को कोई गलत फहमी हुई है। देखा, एक तो ये चोरी करती है और ऊपर से झूठ बोलती है। हमें तो इसे काम पर रखना ही नहीं चाहिए था। मैंने सोचा गरीब है, इसे काम पर रखेंगे तो इसकी मदद हो जाएगी, लेकिन इसके नखरे तो देखो। मैं अभी पुलिस को फोन करके बुलाती हूँ। काजल ये बोलकर जैसे ही अपना फोन निकालने के लिए अपना पर्स खोलती है तो उस पर्स के अंदर से उसकी अंगूठी उछलकर गिर जाती है और वो अंगूठी को उठाकर कहती है, अच्छा तो मेरी अंगूठी यहाँ थी, इसका मतलब लक्ष्मी ने चोरी नहीं की है। नहीं लक्ष्मी, जाने दो।
लक्ष्मी को ये बात बहुत बुरी लगती है। एक तो उसकी मालकिन ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया और ऊपर से जब वो बेगुनाह साबित हुई तो उससे माफी तक नहीं मांगी। लक्ष्मी अब और बर्दाश्त नहीं कर पाती। मालकिन, आपने हम गरीबों को समझा क्या है कि हम लोगों की कोई इज्जत नहीं होती, हम लोगों के अंदर कोई जमीर नहीं होता। आपने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया और जब आपकी ही बात झूठी साबित हुई तो आपने मुझे सीधा बोल दिया कि जाने दो, बस अब मैं यहाँ और काम नहीं कर सकती। लक्ष्मी, ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हें हम यहाँ अच्छी तनख्वाह दे रहे हैं, फिर क्या परेशानी है? मुझसे गलती हो गई साहब। भले ही मेरे पुराने मालिक मुझे तनख्वाह अच्छी नहीं दे रहे थे, लेकिन मेरे साथ परिवार जैसा बर्ताव करते थे, मेरा ध्यान रखते थे, और चोरी का इल्जाम लगाने के बारे में तो उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा। अब मैं इस घर में काम और नहीं करूंगी। पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा सबसे जरूरी नहीं है। लक्ष्मी को एहसास हो जाता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई जो उसने अपने पुराने मालिक के यहाँ से काम छोड़ दिया। वो समझ जाती है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। वो वापस अपने पुराने मालिक और मालकिन के पास जाती है। सरोज उसे देखते ही खुश हो जाती है। तू यहाँ पर कैसे लक्ष्मी? मैं जानती थी तू जरूर आएगी। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? घर में कोई परेशानी की बात तो नहीं? मालकिन, मुझे यही काम करना है। आप मेरी तनख्वाह दिवाली पर ही बढ़ा देना, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लक्ष्मी, अब तो हम तुम्हें यहाँ एक ही शर्त पर रखेंगे। तुम्हें वापस अपने हाथों की वही चाय पिलानी होगी, तेज पत्ती, दूध कम, चीनी ज्यादा और अदरक मार के। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं अभी आप दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ और साथ में आप दोनों को आपके पसंद का नाश्ता भी करवाऊंगी और अपने लिए भी चाय बना कर लेकर आऊंगी। बहुत समय हो गया हम तीनों ने साथ में बैठकर चाय नहीं पी है। लक्ष्मी ये बात सुनकर खुश हो जाती है, जिसके बाद तुरंत ही अपनी साड़ी की पल्लू कमर में कस के रसोई संभालने के लिए चली जाती है और उसके मालिक और मालकिन भी उसकी पगार बढ़ा देते हैं। अब लक्ष्मी खुशी खुशी वापस अपने पुराने घर में काम करने लगती है।